हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। किसी भी एक्ट को शुरू करने से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो रखी जाती है ये कौन सा एक्ट नंबर था। फ्रेंड्स, ये था एक्ट नंबर 56 ऑफ 2007। इसको याद रखने के लिए आप कह सकते हैं अब तक 56 यानी 56 ऑफ 2007। उसके बाद इसकी एनेक्टमेंट डेट, अगर हम एनेक्टमेंट डेट की बात करें तो इसकी एनेक्टमेंट डेट थी 29 दिसंबर 2007, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर से सिर्फ 2 दिन पहले यह एनेक्ट हुआ था। अब आज के इस वीडियो में हम लोग इसके जो सेक्शन कवर करेंगे वो करेंगे सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 6 तक। फर्स्ट सेक्शन जो इसका बात करेगा वो बात करेगा ये एक्ट किसके ऊपर लागू होता है, कहाँ पर लागू होता है। सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशंस के बारे में, बताता है कि किस चीज़ की क्या डेफिनेशन है इस एक्ट के अनुसार। 3 बताता है कि यदि कोई और भी कानून है इस विषय पर या कोई इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है इस विषय पर तो उसको देखा जाएगा या इसको देखा जाएगा, कैसे तालमेल बैठाया जाएगा, कैसे कौन सा एक्ट किसके ऊपर लागू पड़ेगा। सेक्शन 4 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन के बारे में। सेक्शन 5 बात करता है एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस के बारे में, कौन कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। और सेक्शन 6 जो बात करता है वो बात करता है जुरिडिक्शन और प्रोसीजर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 क्या कहता है आइए देखते हैं। हम लोग किस जो स्ट्रेटेजी रहेगी इस एक्ट के अंदर वो ये रहेगी कि हम पहले बेयर एक्ट में जो लिखा हुआ है उसे पढ़ेंगे और उसे समझेंगे, और किसी किसी जगह पे पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे और फिर देखेंगे कि जो हमने समझा, जो हमने एनालिसिस किया, उसे लॉ मेकर ने किस तरीके से बेयर एक्ट में ड्राफ्ट किया है। शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट के बारे में। इसमें सबसेक्शन 1 है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, सिर्फ सेक्शन बताता है कि इस एक्ट का नाम क्या होगा। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एंड इट अप्लाइज ऑल्सो टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ पे सेक्शन 1 का सबसेक्शन 2 दो बातें बता रहा है। पहला, ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होगा। दूसरा, ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया पे अप्लाई होगा, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो। अब देख लेते हैं सबसेक्शन 3, इट shall come into force in a state on such date as the state government may by notification in the official gazette appoint। इसमें एनफोर्समेंट डेट नहीं बताई गई है और कहा गया है कि ये तब से आएगा जब से स्टेट ऑफिशियली इसे अनाउंस करेगी, तब से यह लागू होगा। यहाँ पे मेरे व्यूअर्स से मेरा क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यूपी में ये कब से एनफोर्स हुआ। और हाँ, इससे रिलेटेड कुछ रूल्स भी आए थे, उसका डेट भी आप मुझे बताएंगे। एग्जैक्ट डेट आप बताएंगे, हिंट के लिए बता देता हूँ 2014 में रूल्स आए थे। अब आती है सेक्शन 2 की बारी। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस डिफाइन है। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है चिल्ड्रन की। आइए देखते हैं। चिल्ड्रन इंक्लूड्स सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर, बट नॉट इंक्लूड अ माइनर। अब यहां पर हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं डेफिनेशंस। सबसे पहली डेफिनेशन जो इन्होंने दी है वो दी है चिल्ड्रन की। चिल्ड्रन की डेफिनेशन के इन्होंने क्या रखा है, हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज मिस्टर मनीष के केस में कौन कौन इंक्लूड होगा एज चिल्ड्रन। मिस्टर मनीष के सन इंक्लूड होगा, मिस्टर मनीष की डॉटर इंक्लूड होगी, सन के चिल्ड्रन इंक्लूड होंगे और डॉटर के भी चिल्ड्रन इंक्लूड होंगे। ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन दी है चिल्ड्रन की। यहाँ पे चिल्ड्रन को डिफाइन इसलिए किया गया है जिससे कि मेंटेनेंस किससे मांगा जा सकता है,
उसमें एक पार्ट रहेगा चिल्ड्रन का। चिल्ड्रन के अलावा मेंटेनेंस रिलेटिव से भी मांगा जा सकता है, कहाँ कैसे कब वो हम एक्ट में आगे पढ़ेंगे। दूसरी डेफिनेशन जो दी है वो बताया मेंटेनेंस किसे कहेंगे। मेंटेनेंस इंक्लूड प्रोविजन फॉर फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो मेंटेनेंस का मतलब है रोटी, कपड़ा, मकान और दवाई। देखिए अभी तक मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में 2 चीज़ें समझाई है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ जिससे कि आपको एग्जाम में याद रहे। ये एक्ट नंबर कौन सा था? अब तक 56 यानी 56 ऑफ 2007। और मेंटेनेंस की डेफिनेशन में क्या क्या कवर्ड है? रोटी, कपड़ा, मकान और दवाई। ऐसे ही शॉर्टकट कीज मैं आपको बताता रहूँगा जिससे कि आप मेमोराइज कर पाएँ, क्योंकि एग्जाम में जब आप बहुत सारे एक्ट्स पढ़ते हैं तो ये जो डेफिनेशन है, जैसे सपोज सेक्शन 2A के अंदर इस एक्ट में क्या दिया हुआ है, एविडेंस में क्या दिया हुआ है, किसी और में क्या दिया हुआ है, इसको बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, बड़ा दिक्कत होती है उस समय पर रिमाइंड करने में कि एग्जाम टाइम में, और कन्फ्यूजन बहुत होता है। इसलिए मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे कुछ ट्रिक्स, कुछ शॉर्टकट्स बताते चलूँगा जिससे कि आपको मेमोराइज रहे। और जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम पढ़ाई करते हैं उसे भूल जाते हैं, और अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं तो वो हमें हमेशा याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो डायलॉग्स होते हैं ना वो बड़े अलग तरीके से बोले गए होते हैं, वो डायलॉग्स हमें याद रह जाते हैं। तो आई होप आपको अब तक 56, रोटी, कपड़ा, मकान, ये 2 चीज़ें तो याद रहने वाली हैं अभी तक। और यकीन मान के चलिए अगर आप पूरा एक्ट करेंगे हमारे साथ तो आप ये एक्ट अपनी चुटकियों पे ले पाएंगे। आप फिंगर टिप्स पे गिन पाएंगे कौन कौन से इसमें सेक्शन थे, किस सेक्शन के अंदर क्या क्या था। इस चीज़ की गारंटी मेरी है कि मैं सब कुछ आपको अपने वीडियो के अंदर याद करा दूंगा। ये एक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, बहुत स्कोरिंग है। चलिए अब हम डेफिनेशन के अंदर देख रहे हैं 2C में दिया हुआ है माइनर। माइनर के लिए हमने सिंपल कहा है माइनर कौन है? मीन्स अ पर्सन हु अंडर द प्रोविजन ऑफ द मेजोरिटी एक्ट 1875, एक्ट नंबर 9 ऑफ 1875 इज डीम्ड नॉट टू हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी। फ्रेंड्स यहाँ पे जो एज ऑफ मेजोरिटी डिफाइन की गई है वो 18 ईयर्स डिफाइन की गई है। तो सिंपल है, माइनर का मतलब वो है जो कि 18 साल से छोटा है। अब देखते हैं अगली डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो कहती है पेरेंट्स के बारे में। पेरेंट्स का मतलब कौन से पेरेंट्स होंगे? इसको पढ़ने से पहले मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप उन सवालों का मुझे जवाब दीजिए। पेरेंट्स में कौन कौन कवर्ड होगा? क्या बायोलॉजिकल पेरेंट्स कवर होंगे? सबसे पहले मैं लिखता हूँ बायोलॉजिकल पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो होंगे, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर किसी ने किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया तो जो अडॉप्टेड बच्चा है उसके लिए जो जिसने अडॉप्ट किया है वो तो पेरेंट्स हो। क्या अडॉप्टेड बच्चे भी, अडॉप्टेड बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी पेरेंट्स की डेफिनेशन में यहाँ पे कवर्ड होंगे या नहीं होंगे? आपके अनुसार क्या होता है? अगर किसी ने किसी को अडॉप्ट कर लिया तो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी अडॉप्टेड बच्चों पे जाती है या नहीं जाती? वो इनहेरिट करते हैं या नहीं करते? आपका जवाब होगा हाँ करते। अगर प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं तो उनको रखने का राइट, उनको रखने की लायबिलिटी भी तो पेरेंट्स बच्चों की होगी। यानी हमने अभी तक देखा बायोलॉजिकल पेरेंट्स रखेंगे, अडॉप्टेड पेरेंट्स भी कवर होंगे, और कौन कौन से पेरेंट्स हो सकते हैं? आप कहेंगे और तो कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और पेरेंट्स में क्या हो सकता है? स्टेप मदर एंड स्टेप फादर। सपोज मिस्टर ए थे और उनके जो पेरेंट्स थे वो थे बी एंड सी। अब जो बी थे उनकी डेथ हो गई और उनकी मदर ने मिस्टर डी से शादी कर ली, उसके बाद मदर की डेथ हो गई। अब जो मिस्टर डी हैं उनका रखरखाव का खर्चा कौन देगा? ऑब्वियस चिल्ड्रन नहीं, स्टेप फादर भी कवर्ड होती है। डेफिनेशन जो पेरेंट्स की है उसमें 3 चीज़ें कवर्ड होंगी, बायोलॉजिकल पेरेंट्स, अडॉप्शन के थ्रू जो पेरेंट्स बने हैं, और तीसरा स्टेप फादर और स्टेप मदर। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। पेरेंट्स मीन्स फादर और मदर वेदर बायोलॉजिकल, अडॉप्टिव और स्टेप फादर और स्टेप मदर। ऐसा केस में भी वेदर और नॉट फादर और मदर इज अ सीनियर सिटीजन। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, इसने बहुत क्लियरली कहा है कि पेरेंट्स का मतलब पेरेंट्स है,
चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या ना हो। सीनियर सिटीजन क्या है? सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन आगे डिफाइन की गई है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी पर्सन को सीनियर सिटीजन तब कहा जाएगा जबकि उनकी एज 60 साल से ज़्यादा की होगी। 60 या 60 से ज़्यादा पे सीनियर सिटीजन कहा जाएगा। मतलब यदि पेरेंट्स 60 साल के नहीं हुए हैं फिर भी वो अपने आप को मेंटेन करने के काबिल नहीं हैं, तो वहाँ पे बच्चों की जिम्मेदारी होगी, वो मेंटेनेंस देने के लिए लायबल हैं। चलिए 2E में दिया गया है प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब यहाँ पे दिया है प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जब यूपी वाले मैटर में पूछा था कि ये यूपी में इम्पोज कब हुआ था, तब मैंने आपको दिया था ये जो प्रेस्क्राइब्ड है, प्रेस्क्राइब्ड रूल्स हैं, ये यूपी में 2014 में थे। इसकी एक्चुअल डेट आप नेट पर सर्च करके कमेंट में बताइए। 2F के अंदर दिया हुआ है प्रॉपर्टी। इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, चाहे वो एंसेस्टर से आई हो या खुद की जनरेट की गई हो, टेंजिबल हो जिसे हम छू सकते हैं या इंटेंजिबल हो जिसे हम छू नहीं सकते, या कोई राइट या इंटरेस्ट हो किसी भी प्रॉपर्टी में, वो सब प्रॉपर्टी है। आई होप ये डेफिनेशन कोई ऐसी नहीं है कि आपको ज़्यादा समझाई जाए, बहुत क्लियर डेफिनेशन है, थोड़ी सी वहाँ वहाँ है मगर इतनी चीज़ें नहीं है। अगर मैं इसे थोड़ा सा तोड़ूं तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। प्रॉपर्टी कौन सी? फर्स्ट चीज जो इसने बोला है वो बोला है मूवेबल और इमूवेबल। सेकंड चीज इन्होंने बोला है एंसेस्टर से आई हो या सेल्फ एक्वायर्ड हो। तीसरी चीज जो इन्होंने बोली है वो बोली है टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो। और इसके अलावा इन्होंने एक चीज और इसमें कवर करी है जो कि है राइट और इंटरेस्ट इन एनी प्रॉपर्टी। अब आप कहेंगे मूवेबल समझ में आता है, इमूवेबल भी समझ में आता है। एंसेस्टर्स मतलब पुरखों से मिली है, इनहेरिटेंस में। सेल्फ एक्वायर्ड मतलब खुद की मेहनत से तैयार करी। टेंजिबल मतलब छू सकते हैं, इनटेंजिबल मतलब नहीं छू सकते हैं। अब ये राइट और इंटरेस्ट में क्या कवर होगा? फ्रेंड्स, इंटरेस्ट का यहाँ पर मतलब है कि कोई ऐसा अधिकार जो कि किसी कंटीजेंसीज पे बेस्ड है, वो अधिकार अभी आया नहीं है बट आ जाएगा किसी इवेंट के होने के बाद। नेक्स्ट जो इसमें है डेफिनेशन वो है रिलेटिव की। रिलेटिव का मतलब क्या होगा? रिलेटिव मीन्स एनी लीगल हायर ऑफ चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन हु इज नॉट अ माइनर एंड इज इन पोजीशन और वुड इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। रिलेटिव की बात उन सीनियर सिटीजन के लिए की गई है जो कि चाइल्डलेस हैं। अब कोई दंपत्ति है जिसके कोई बच्चा ही नहीं है, उनकी देखभाल करने का अधिकार किसको होगा? अधिकार कह लो या लायबिलिटी कह लो। तो इसमें जो लायबल बनाया गया है वो रिलेटिव्स को बनाया गया है। और रिलेटिव्स भी कौन से? वो रिलेटिव्स जो उन चाइल्डलेस पेरेंट्स, चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन्स को की प्रॉपर्टी क्या तो पोजीशन में है उनकी, मतलब क्या तो उनका अधिकार है, वो किसी चाइल्डलेस कपल का प्रॉपर्टी पे अपना मालिकाना हक जमा के बैठे हैं, या उनके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी उनके पास आनी है। ऐसे रिलेटिव्स को यहाँ पर लायबल बनाया गया है उनकी मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट है 2I के अंदर स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की डेफिनेशन में उन्होंने लिखा है रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर thereof appointed under आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ नहीं है, स्टेट के को डिफाइन किया है और कुछ नहीं है। ट्रिब्यूनल मीन्स मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7। तो ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन हम विस्तृत रूप से देखेंगे जब सेक्शन 7 करेंगे। लास्ट में है वेलफेयर मीन्स प्रोविजन फॉर फूड, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन सेंटर एंड अदर एमिनिटीज नेसेसरी फॉर सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, सीनियर सिटीजन्स के लिए ये कह रहा है फूड, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन सेंटर एंड अदर एमिनिटीज नेसेसरी फॉर सीनियर सिटीजन। और मेंटेनेंस के लिए क्या बताया था? रोटी, कपड़ा, मकान और दवाई। तो रोटी, कपड़ा, मकान तो वेलफेयर के अंदर भी है।
लिखा नहीं है मगर अदर एमिनिटीज में सब कवर हो जाएगा। साथ में रिक्रिएशन सेंटर्स इंक्लूडेड है जो मेंटेनेंस में नहीं है बट वेलफेयर में है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की। पहले हम इसे पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं ये क्या है। सेक्शन 3 एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this act or in any instrument having effect by virtue of any enactment other than this act। क्या कहना चाह रहा है ये सेक्शन? अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आइए समझते हैं। ये सेक्शन कह रहा है कि यदि कोई एक्ट था जो इस विषय में मतलब पेरेंट्स के मेंटेनेंस या सीनियर सिटीजन्स की मेंटेनेंस और वेलफेयर के बारे में बात करता था, इस एक्ट के आने से पहले, तो उस एक्ट में लिखी हुई बातें कोई भी यदि कंट्रोवर्शियल होंगी इस एक्ट से, तो उस स्थिति में ये एक्ट प्रिवेल करेगा उस एक्ट के ऊपर। मतलब यदि उस एक्ट में कुछ भी दिया गया है तो वो फॉलो नहीं किया जाएगा। फॉलो कौन सा किया जाएगा? जो इस एक्ट के अंदर दिया गया है। साथ में इसमें एक चीज और था, एनी इंस्ट्रूमेंट, यानी यदि कोई भी एग्रीमेंट बना था या कोई भी विल डीड कुछ भी बना था, उसमें कुछ भी लिखा गया है जो कि इस एक्ट के एडवर्स है, तो वो विल का, कॉन्ट्रैक्ट का, एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। ये जो एक्ट है ये ओवररूल करेगा। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इन्होंने हमसे कुछ कह दिया था, इन्होंने हमें प्रॉपर्टी दे दी थी और क्या दिया था हमारा ध्यान में रखना और ये लिखित में जमा दिया था। तो ऐसा कहने से कोई अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होगा। उसकी लायबिलिटी है किसी अपने पेरेंट्स की देखभाल करने की, अपने चाइल्ड एट सीनियर सिटीजन की देखभाल करने का, तो है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी डॉक्यूमेंट दिखा के वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा। इसलिए ये सेक्शन यहाँ पे है। अब हम चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ। सेक्शन 4 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन के बारे में। इस सेक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ। इस ग्राफ पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं और फिर हम लौट के इस सेक्शन को देखेंगे। फ्रेंड्स, मेंटेनेंस कौन किससे लेगा, इस बारे में ये है सेक्शन। सबसे पहले पेरेंट्स जो लेंगे मेंटेनेंस, उनका अधिकार किस पे? अपने चिल्ड्रन पे। और जो चाइल्डलेस पेरेंट सीनियर सिटीजन हैं, उनका अधिकार है रिलेटिव्स के पास। आई होप ये तो क्लियर होगा। जिनके बच्चे हैं उनके बच्चे देखभाल करेंगे और पेरेंट्स की एज मायने नहीं रखती, चाहे पेरेंट्स 60 के हों या ना हो। सीनियर सिटीजन वाले केस में रिलेटिव देखभाल करेंगे, वहां पे एज मायने रखती है कि कम से कम 60 या उससे ज्यादा हो। चलिए अब हम सेक्शन पढ़ते हैं। 4(1) अ सीनियर सिटीजन इंक्लूडिंग पेरेंट्स हु इज अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ओन अर्निंग or out of his property owned by him shall entitled to make application under section 5। और वो एप्लीकेशन किसके अगेंस्ट होगी? पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अगेंस्ट वन और मोर ऑफ हिज चिल्ड्रन नॉट बीइंग माइनर। सेकंड, चाइल्ड एट सीनियर सिटीजन के लिए अगेंस्ट ऑफ हिज रिलेटिव रेफर टू इन क्लॉज जी ऑफ सेक्शन 2। क्लॉज जी के अंदर क्या लिखा हुआ था? क्लॉज जी के अंदर लिखा गया था, रिलेटिव्स की डेफिनेशन दी गई थी और रिलेटिव्स की डेफिनेशन में क्या लिखा गया था? सीधे सीधे लिखा गया था इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर वो पोजीशन करके बैठे हैं या इनके मरने का प्रॉपर्टी मिलेगी और वो माइनर नहीं है, तो वो सब रिलेटिव में कवर होंगे। चलिए अब इसमें क्या लिखा है? 4(1) के अंदर लिखा है कि कोई भी ऐसे पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन जो अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है या उनकी प्रॉपर्टी से जो उनकी अर्निंग आ रही है वो सफिशिएंट नहीं है, तो वो अपनी जो चिल्ड्रन है, मतलब जो पेरेंट्स हैं, वो अपने चिल्ड्रन को एप्लीकेशन दे सकते हैं और जो चाइल्डलेस हैं वो अपने रिलेटिव को एप्लीकेशन दे सकते हैं। 4(2) के अंदर क्या लिखा है? द ऑब्लिगेशन ऑफ चिल्ड्रन और रिलेटिव एज द केस में बी टू मेंटेन सीनियर सिटीजन एक्सटेंड्स टू द नीड ऑफ सच सिटीजन सो दैट सीनियर सिटीजन विल लीड नॉर्मल लाइफ। ये सेक्शन कहता है कि मेंटेनेंस कितनी होनी चाहिए? उतनी होनी चाहिए जिससे कि वो पेरेंट्स या वो सीनियर सिटीजन अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकें। 2(3)
4(3). The obligation of children to maintain his or her parents extends to need of such parents, either father or mother or both as the case may be, so that parents may lead normal life. अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सेक्शन 4 का 2 और 4 का 3 बिल्कुल सेम साउंड कर रहा है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, बस हम डिफरेंस समझेंगे। 2 भी यही कह रहा है कि नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जितनी मेंटेनेंस जरूरी है उतना के लिए लायबल है। 3 भी यही कह रहा है, बस डिफरेंस ये है 2 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है सीनियर सिटीजन के बारे में, और 3 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है पेरेंट्स के बारे में। इन दोनों में बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। सेक्शन 4 का सबसेक्शन 4 देख लेते हैं। एनी पर्सन बीइंग अ रिलेटिव ऑफ सीनियर सिटीजन एंड हैविंग सफिशिएंट मींस shall maintain such senior citizen provided he is in possession of property of such senior citizen or inherent property of such senior citizen। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है रिलेटिव के पास सफिशिएंट इनकम होनी चाहिए कि वो चाइल्डलेस कपल को मेंटेन कर सके। अब यहाँ पे मुझे एक फिल्म का एक बहुत अच्छा डायलॉग याद आ रहा है, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। यदि कोई रिलेटिव है उसके पास अपने को मेंटेन करने के लिए ही सफिशिएंट फंड्स नहीं है तो वो किसी और को मेंटेन कैसे करेगा। बस वही दिया गया है इसके अंदर कि यदि रिलेटिव के पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि वो किसी को मेंटेन कर सकता है तो ही वो उसे लायबल बनाया जाएगा, नहीं तो नहीं बनाया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट more than one relative are entitled to inherent property of senior citizen, the maintenance shall be payable by such relative in proportion in which they would inherit his property। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सपोज किसी आदमी की प्रॉपर्टी 4 लोगों में जानी थी उसके मरने के बाद, और वो कपल चाइल्डलेस था, तभी यहाँ पे 4 लोगों की बात हो रही है, नहीं तो 4 बच्चों की बात होती। अब उन चारों के पास प्रॉपर्टी जाएगी तो 25% चाहिए, तो मेंटेनेंस वो जो देंगे वो किस रेशो में देंगे, इस विषय में ये बात कर रहा है। तो ये क्लियरली कह रहा है कि वो जिस रेशो में प्रॉपर्टी लेंगे उसी रेशो में मेंटेनेंस देंगे, ये बात यहाँ पे कही है। इस एक्ट के अंदर एक चीज बहुत अच्छी कही हुई है जो कि सेक्शन 5 के अंदर आपको देखने को मिलेगी, मैं अभी बता देता हूँ। अब जो एप्लीकेशन लिखी जाएगी, जिसके भी अगेंस्ट लिखी जाएगी, वो एप्लीकेशन किसके अगेंस्ट होगी? क्या उन चारों को एप्लीकेशन देगा ट्रिब्यूनल? नहीं, चारों के अगेंस्ट नहीं देगा। ट्रिब्यूनल चाहेगा तो किसी एक के अगेंस्ट भी एप्लीकेशन दे सकता है और वो एक बाकी 3 को पकड़ के ले जाएगा कि सर मैं अकेला इसके लिए लायबल नहीं हूं, ये लोग भी लायबल है। ऐसा इस एक्ट में सेक्शन 5 के अंदर दिया गया है। डिटेल्ड अब सेक्शन 5 भी आ रहा है, इसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी एक्ट अभी तक हमने देखे हैं उसमें सबसे इंटरेस्टिंग एक्ट मुझे यही लग रहा है, क्योंकि इसमें जो तिरस्कार पेरेंट्स का हो रहा था, सीनियर सिटीजन का हो रहा था अभी तक उस जगहों पर, उसको लगाम में रखने के लिए बहुत अच्छे प्रोविजन इस एक्ट के अंदर बनाए गए हैं मेरे अनुसार। कहीं कहीं पे मुझे लगा कि हाँ यहाँ पर ये प्रोविजन कम है, वो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कहाँ पर क्या कम है, क्या होना चाहिए था, बट आई एम नॉट अ लॉ मेकर। अब उनकी इंटेंशन क्या थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया, अब ये तो लॉ मेकर ही जाने, बट हाँ जो है अच्छा है, जितना मिला उतना अच्छा है। सेक्शन 5(1) The application of maintenance under section 4 may be made। अब जो एप्लीकेशन है हमने देखा सेक्शन 4 के अंदर चाइल्डलेस कपल रिलेटिव को देगा, ठीक है, पेरेंट्स चिल्ड्रन को देंगे। ये जो एप्लीकेशन है ये वाकई में कौन कौन ड्राफ्ट कर सकता है? आपको सर जिसको नीड होगी वही तो करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर अगर देखें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कपल है वो एक्चुअली में कपल ना हो, सिंगल पेरेंट हो, और जो सिंगल पेरेंट है वो भी दिमागी रूप से स्वस्थ ना हो। तो जो इंसान दिमागी रूप से स्वस्थ ही नहीं होगा वो अपने लिए मेंटेनेंस कैसे क्लेम करेगा, वो एप्लीकेशन कैसे लिखेगा? नहीं लिख सकता वो एप्लीकेशन। तो ऐसे केसेस के लिए एक्ट के अंदर बहुत अच्छा प्रोविजन डाला गया है। एक्ट में कहा गया है कि वो बंदा खुद एप्लीकेशन लिख सकता है। अगर वो एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहा है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सोसाइटी जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर बनी है या फिर किसी सिमिलर एक्ट के अंदर बनी है, वहां पर वो लोग उसके बिहाफ पे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और तीसरा जो दिया गया है वो दिया गया है ट्रिब्यूनल वो मोटो खुद भी कर सकता है। ये प्रोविजंस बहुत अच्छे हैं। सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2, चलिए
सेक्शन 5 के सबसेक्शन 2 पे आने से पहले मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एनी वॉलंटरी एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एक्ट नंबर 21 ऑफ 1860 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब यहाँ पे मैं एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कोई कंपनी जो सेक्शन 1 ऑफ कंपनी एक्ट में बनी है, क्या वो भी एप्लीकेशन दे सकती है? फ्रेंड्स का जवाब है यस। जो भी कंपनी बनती है सेक्शन 8 में, वो बनती है नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनीज, और वो कंपनीज एक तरह से चैरिटेबल वर्क ही करती हैं। तो एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, तो आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। अब सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2 के बारे में हम बात करेंगे। सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2, द ट्रिब्यूनल में ड्यूरिंग pendency of proceedings regarding monthly allowance for the maintenance under this section, orders such children or relatives make monthly allowance for the interim maintenance of such senior citizens including parents, and to pay same to such senior citizens including parents as tribunal may from time to time direct। इसमें सीधे सीधे ये कह रहा है, जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता कि आपको कितना मेंटेनेंस देना है, तब तक ट्रिब्यूनल चाहे तो एक इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है कि आपको इतने रुपए पर मंथ एज मेंटेनेंस देने पड़ेंगे, जब तक कि फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता। नेक्स्ट सबसेक्शन 3, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस अंडर सबसेक्शन 1, मतलब सबसेक्शन 1 कौन सा? वही जो एप्लीकेशन दी थी, किसने दी थी? सीनियर सिटीजन या पेरेंट्स ने दी थी, या ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी, या ट्रिब्यूनल ने सिवो मोटो रेज की थी। आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ एप्लीकेशन टू चिल्ड्रन और रिलेटिव, आफ्टर giving parties an opportunity of being heard, holds an inquiry for determining amount of maintenance। अब इसमें ये क्या कह रहा है, अगर एप्लीकेशन दे दी और उसके बाद भी बच्चे नहीं आए तो क्या होगा? तो ट्रिब्यूनल उन्हें एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, एक बार उन्हें समय देगी कि आप आकर अपनी बात भी रखिए, और अगर वो नहीं आते हैं तो वो इंक्वायरी शुरू कर देगी ये डिसाइड करने के लिए कि मेंटेनेंस कितनी रखी जाए। सबसेक्शन 4 बात करता है इंटरिम मंथली अलाउंस के बारे में, और यहाँ पे ये कहा गया है कि यदि चलिए पढ़ ही लेते हैं। एन एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सबसेक्शन 2 फॉर मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस एंड एक्सपेंस फॉर प्रोसीडिंग शैल बी डिस्पोज्ड विद इन 90 days फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ एप्लीकेशन टू सच पर्सन, दैट प्रोवाइडेड दैट ट्रिब्यूनल में एक्सटेंड सेट पीरियड ऑफ मैक्सिमम पीरियड फॉर 30 days in exceptional circumstances for the reason to be recorded in writing। मतलब अगर इंटरिम ऑर्डर दिया गया है मंथली अलाउंस देने के लिए, तो ऐसी एप्लीकेशंस को मैक्सिमम 90 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, और 90 दिन में अगर नहीं हो रहा है तो चिल्ड्रन चाहें तो रिटर्न में एप्लीकेशन दे सकते हैं कि सर हमारे पास एक जेन्युइन रीजन था, इस वजह से हम इसको फुलफिल नहीं कर पाए, तो उन्हें 30 डेज का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। अब सबसेक्शन 5, an application for maintenance under subsection 1 may be filed against one or more person, provided that such children or relative may impede the other liable to maintain parents in application for maintenance। फ्रेंड्स ये वही है जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि एप्लीकेशन अगर 4 बच्चे हैं तो क्या चारों को एप्लीकेशन दी जाएगी? नहीं, एप्लीकेशन चाहे तो एक को भी दे सकते हैं या एक से ज्यादा को भी दे सकते हैं, और बाकी जो लाइबल हैं, जो प्रॉपर्टी एंजॉय करेंगे पेरेंट्स की डेथ के बाद, तो जिनकी लाइबिलिटी है वो कह सकते हैं कि सर हमें को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इन दो को भी मिलेगी, इनको भी क्लब कर लो। ये भी लाइबल हैं पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए। ये सबसेक्शन 5 कह रहा है। सबसेक्शन 6 कह रहा है वेयर मेंटेनेंस ऑर्डर वाज मेड अगेंस्ट वन और मोर पर्सन, द डेथ ऑफ वन ऑफ देम नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ अदर टू कंटिन्यू पेइंग मेंटेनेंस। सपोज ऑर्डर पास हुआ कि ABCD 4 लोग मिलकर पेरेंट्स को मेंटेनेंस देंगे, उसमें से D मर गया, तो अब जो जिम्मेदारी रहेगी वो ABC की रहेगी कि वो तीनों मिलके उतना ही मेंटेनेंस अपने पेरेंट्स को देंगे। पहले शेयर था 1/4, अब देंगे 1/3। बहुत अच्छा सेक्शन, बहुत अच्छा। सबसेक्शन 7, एनी सच अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस एंड एक्सपेंस फॉर द प्रोसीडिंग्स शैल बी पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, और इफ सो ऑर्डर फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस और एक्सपेंस प्रोसीडिंग्स एज द केस में भी। अब इसमें क्या है, इसमें ये क्लियर कह रहा है कि जो मेंटेनेंस है और ये जो सारी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, इसका जो एक्सपेंस है,
इसका खर्चा क्या तो ऑर्डर डेट से लिया जा सकता है या उस दिन से भी लिया जा सकता है जिस दिन एप्लीकेशन फर्स्ट फाइल हुई थी। अगेन अच्छी चीज है। सबसेक्शन 8 of section 5, if children or relative so ordered failed without sufficient cause to comply with the order, any tribunal may for every breach of order issue warrant for levy amount due in a manner provided for levy of fines. फ्रेंड्स याद रखना, for levy of fines, इसके ऊपर थोड़ा गौर फरमाइएगा, for levy of fine not as land dues, and may sentence such person for whole or any part of each month's allowance for maintenance and expense of proceeding as the case may be, remaining unpaid after execution of warrant, to imprisonment for a term which extends to 1 month or until payment if sooner made, whichever is earlier. क्या कह दिया? कुछ समझ में आया? नहीं आया तो मैं बताता हूं। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सपोज मिस्टर ए ने सूट फाइल किया था और उसका ऑर्डर हो गया कि जो उसके बच्चे है, बच्चा कौन है? मिस्टर सी, ये इसे मेंटेनेंस देगा। मेंटेनेंस तो देगा, उसके साथ में एक्सपेंस भी देगा। अब यदि उसने मेंटेनेंस नहीं दिया या एक्सपेंस का कुछ पार्ट नहीं दिया या दोनों ही नहीं दिए, तो उस केस में क्या किया जाएगा? उस केस में सबसे पहले जो किया जाएगा वो वारंट इशू किए जाएंगे। सेकंड, अगर वारंट इशू करने के बाद भी पैसे ना दे तो क्या करें? तो उसे इम्प्रेसमेंट दी जाएगी। इम्प्रेसमेंट कितनी होगी? इम्प्रेसमेंट के लिए इन्होंने कहा है कि अप टू 1 मंथ, क्या तो 1 महीने जेल होगी या टिल पेड। अब किसी को जेल की सजा सुना दी गई कि आपको 1 महीने जेल रहना है, पर जेल में 3 दिन रहने के बाद वो कहता है नहीं मैं तो पैसे दूंगा, तो उसे 3 दिन बाद ही जेल से निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसे 1 महीने ही रहना पड़ेगा। इसमें प्रोवाइडेड डेट में एक चीज और कही गई है कि यदि वारंट इशू होने के बाद भी अमाउंट नहीं मिलती है तो उसे जेल डाल दिया जाएगा। सजा होगी ज्यादा 1 महीने की। यहां पे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैंने कहा था आपसे शुरू में भी, बीच में मैंने आपसे कहा कुछ प्रोविजन बहुत अच्छी हैं, कुछ प्रोविजन अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चलिए, आज की डेट में कोई भी प्रॉपर्टी, हल्की फुल्की प्रॉपर्टी भी कितने की होगी? 1 करोड़ की, और उसके लिए सजा सिर्फ 1 महीने की नहीं, ये बहुत कम है, बहुत ज्यादा सजा होनी चाहिए थी। चलिए, प्रोवाइडेड दैट नो वारंट शैल बी इशूड फॉर रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू under this section unless application is made to tribunal to levy such amount within a period of 3 months from the date which it became due. अब ऑर्डर कर दिया, उसके बाद भी बच्चे पैसे नहीं दे रहे, तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा, उसके बाद ही वारंट इशू होंगे। उससे पहले वारंट इशू नहीं होंगे, उससे पहले जेल नहीं होगी, वारंट इशू करने के बाद जेल होगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसीलिए मैं सेक्शन 6 को इस पार्ट में कवर नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जो जुरिडिक्शन एंड प्रोसीजर वाला सेक्शन हमारा रह गया, मैंने शुरू में कहा था मैं 1 to 6 कराऊंगा, बट मैं इस वीडियो को यहाँ 1 to 5 पे ही अल्पविराम दे रहा हूँ, और इस सीरीज में अगला सेक्शन हम बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। अगर आपको ये सेक्शन पढ़ने में अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, लास्ट में आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, पेपर में कैसे सवाल पूछे जाएंगे? पेपर में मुझे जो लगता है जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है कि इसका एनेक्टमेंट डेट क्या थी? एनेक्टमेंट डेट थी 29 दिसंबर 2007। ये कौन सा एक्ट था? मैंने क्या कहा था? अब तक 56। ये एक्ट नंबर 56 था 2007 का। ठीक है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया पे लागू होता है, चाहे वो इंडिया में रह रहे हों या इंडिया से बाहर रह रहे हों। ठीक है, होल ऑफ इंडिया के लिए है, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर वर्ड इसमें पहले था बट अब हटा दिया गया है। उसके बाद सेक्शन 2 के अंदर हमने बहुत सारी डेफिनेशन देखी। फ्रेंड्स, उन डेफिनेशंस के लिए स्पेसिफिक एग्जाम में पूछ लेता है कि 2D में क्या दिया गया है, तो ऐसे याद कर पाना कि 2D में पेरेंट्स दिया गया है बड़ा मुश्किल है। मैंने आपके लिए एक छोटा सा 4 लाइन बनाई है। अगर आप इस 4 लाइनों को याद रखते हैं तो बड़ी इजीली आप इसे याद कर पाएंगे कि हाँ, अक्सर कर आपने बचपन में सुना होगा, कहते हैं कि पेरेंट्स जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो बच्चों की तरह हरकत करते हैं। तो इसी को याद रखते हुए मैंने पहली लाइन बनाई है, चिल्ड्रन मेंटेन माइनर पेरेंट्स। सेकंड, पेरेंट्स अक्सर कर अपने बच्चों से कहते हैं कि पढ़ लो लिख लो,
अगर कामयाब और अच्छी आदमी नहीं बने तो मैं ये जो प्रॉपर्टी है जिसपे तुम रूल कर रहे हो ये अपने रिलेटिव्स को दे जाऊंगा, तो मैं एक खोटी कॉडी नहीं दूंगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने दूसरी लाइन बनाई है, प्रेस्क्राइब प्रॉपर्टी टू रिलेटिव्स। थर्ड लाइन है, सीनियर सिटीजन्स आर स्टेट गवर्नमेंट फॉर ट्रिब्यूनल वेलफेयर। फ्रेंड्स, मैं तीनों लाइनों को एक साथ रिपीट कर रहा हूँ। चिल्ड्रन मेंटेन माइनर पेरेंट्स, प्रेस्क्राइब प्रॉपर्टी टू रिलेटिव्स, सीनियर सिटीजन्स आर स्टेट गवर्नमेंट फॉर ट्रिब्यूनल वेलफेयर। फ्रेंड्स, ये सारे सेक्शंस याद करने का तरीका है। चिल्ड्रन मेंटेन माइनर पेरेंट्स, चिल्ड्रन मतलब 2A, मेंटेनेंस मतलब 2B, माइनर मतलब 2C, पेरेंट्स मतलब 2D। इसी तरीके से सारे के सारे सेक्शन आप याद कर पाएंगे। ये एक शॉर्टकट था। उसके बाद हमने सेक्शन 3 को देखा। सेक्शन 3 में दिया हुआ था कि अगर किसी और एक्ट में कुछ भी दिया गया है या कोई इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है किसी और एक्ट के अंदर, तो उसकी बात नहीं चलेगी, चलेगी किसकी? इस एक्ट की चलेगी। सेक्शन 4 के अंदर हमने देखा था कि एप्लीकेशन जो मेंटेनेंस की है वो कौन कौन किस किस को देगा, उसमें सब बात की गई थी। सबसे पहले जो बात की गई थी सेक्शन 1 में, सेक्शन 1 के अंदर बात की गई थी कि यदि कोई अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है और प्रॉपर्टी से भी पैसा इतना नहीं आ रहा है कि वो अपने आप को मेंटेन कर पाए, तो वो अपने चिल्ड्रंस को एप्लीकेशन लिख सकता है जो कि माइनर नहीं है, और जो चाइल्डलेस कपल है वो लिख सकता है अपने रिलेटिव्स के लिए। सेकंड के अंदर बात की गई थी कि कितना पैसा दिया जाएगा, कि इतना दिया जाएगा जितना कि नॉर्मल है। जैसे कि मैंने बताया था सेकंड और थर्ड में अंतर यही है। सेकंड कह रहा है चाइल्डलेस कपल के बारे में, थर्ड कह रहा है पेरेंट्स के बारे में, और जो फोर्थ था रिलेटिव यदि खुद के पास पैसे हैं तो ही वो किसी सीनियर सिटीजन को मेंटेनेंस देने के लिए लाइबल है। और उसके बाद प्रोवाइडेड था जो कि कह रहा था कि अगर एक से ज़्यादा जने हैं तो प्रॉपर्टी रेशो जिस रेशो में आएगी उसी रेशो में मेंटेनेंस देना पड़ेगा। फिर हमने देखा सेक्शन 5 के बारे में। सेक्शन 5 का फर्स्ट सबसेक्शन कहता था कि एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है, तो उसमें था पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन दे सकते हैं, और कोई ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है या क्रिमिनल खुद दे सकती है। फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 था जो कि कहता था कि अगर जब तक अलाउंस फिक्स नहीं हो रहा है इंट्रिम मेंटेनेंस को कहा जा सकता है कि इंट्रिम मेंटेनेंस जरूरी है, आप उसे देंगे। और तीसरा कहता था यदि एप्लीकेशन मिलने के बाद भी बच्चे नहीं आते हैं तो एक बार उन्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रीन कार्ड देने के बाद इंक्वायरी बैठा दी जाएगी मेंटेनेंस फिक्स करने के लिए। और फिर जो चौथा था वो ये कहता था कि जो एप्लीकेशन सबसेक्शन 2 में दी गई थी जो कि इंट्रिम मेंटेनेंस की बात करता था कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैक्सिमम 90 डेज के अंदर वो एप्लीकेशन डिस्पोज कर दी जाएगी। एप्लीकेशन लिख के उसका 30 डेज का एक्सटेंशन किया जा सकता है। फिर सबसेक्शन 5 बात करता था कि यदि एक से ज़्यादा लोग हैं तो एप्लीकेशन किसी एक के अगेंस्ट की या एक से ज़्यादा के अगेंस्ट की जा सकती है, और अगर कोई और भी लाइबल है मेंटेनेंस के लिए या प्रॉपर्टी हिस्सेदारी के लिए तो कह सकता है कि हाँ वो भी लाइबल है, आप उसको भी इस एप्लीकेशन में रखिए, वो भी लाइबल है, वो भी देगा। और सबसेक्शन 6 कहता था कि यदि 4 लोगों को मेंटेनेंस की लाइबिलिटी है उसमें से एक मर गया तो बाकी 3 मिलके उतना ही पैसा देंगे। सबसेक्शन 7 कहता है कि जो मेंटेनेंस है और मेंटेनेंस का जो एप्लीकेशन का जो एक्सपेंस है वो डेट ऑफ ऑर्डर से भी हो सकता है और डेट ऑफ एप्लीकेशन से भी हो सकता है। उसके बाद जो सेक्शन 8 था वो बात करता था कि यदि पैसा नहीं दिया तो ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा, 3 महीने से पहले जाना पड़ेगा। वो वारंट इशू करा सकती है, वारंट इशू करने के बाद नहीं दिया तो 1 महीने तक की जेल हो सकती है। 1 महीने तक की जेल के दौरान यदि अकल आ गई तो बंदा पैसा दे सकता है और उसकी सजा कम हो जाएगी और उसे रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रोवाइडेड में कहा गया था कि मैंने बताई 3 महीने के अंदर ट्रिब्यूनल में जाना, यही था प्रोवाइडेड के अंदर। और क्या था लास्ट में ज्यूरिडिक्शन और प्रोसीजर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि आपको कुछ चीज़ के अंदर एडवर्ड्स लगा है, कुछ और जानना चाहते हैं इन्हीं सेक्शन के बारे में जिसका डिस्कशन हम कर चुके हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस एक्ट के पूरा होने के बाद मैं आपको एक लिंक भी बताऊंगा जहाँ पे कि आप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एक तरह से दे पाएंगे। टेस्ट सीरीज होगी स्पेशली इस एक्ट के लिए और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम शैलेमिस IAS। मैं आपका दोस्त यश।